उसमें जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो मतलब जब भी हम मान लो कोई भी किराने की दुकान पे जाते हैं, हम बोलते हैं कि 1 किलोग्राम शुगर चाहिए हमें। तो जो दुकानदार रहता है वो क्या करता है, लेफ्ट में 1 किलोग्राम का वेट रखता है और लेफ्ट में राइट में क्या करता है, जो भी लेफ्ट या राइट जो भी करता है, तो राइट में शुगर अगर रखता है तो शुगर कब तक डालता रहता है, तब तक कि वो उसका जो इंडिकेशन है वो 1 किलोग्राम के बराबर नहीं हो जाए। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों जो चीजें होती है ना बच्चों, वो दोनों क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। उस चीज को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम हमारे केमिस्ट्री के अंदर समझना है तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बच्चों। तो इक्विलिब्रियम क्या है, एक स्टेट है जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या हो जाती है बच्चों, कांस्टेंट हो जाती है, वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होती। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखेंगे। इक्विलिब्रियम इज द state at which the concentration of the reactant and product do not change do not change with time। ये डेफिनेशन है बच्चों इक्विलिब्रियम की। तो क्या लिखा हमने, इक्विलिब्रियम इज द स्टेट, ये क्या है बच्चों, एक स्टेट है, एक सिचुएशन है, एक पोजीशन है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे कंसंट्रेशन किस किस की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की और किसकी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। मतलब वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होती। ये देखो हमने जो लिखा है ना, डू नॉट चेंज विद टाइम। तो आपको पता है बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं हम, केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में आप सभी लोगों को पता होगा बच्चों, रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं बच्चों, दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस विच रिएक्ट ईच अदर टू टू फॉर्म न्यू टाइप ऑफ सब्सटेंस, उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। आप सभी लोगों को पता होगा, ऐसे सब्सटेंस जो आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है ना। तो केमिस्ट्री के अंदर जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो रिएक्टेंट लिखते हैं बेटा, और राइट हैंड साइड के अंदर हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखते हैं, ये आपको पता होगा। तो ये केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है। तो जब भी बेटा कोई भी केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट होती है ना, जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, उस उस समय क्या होता है, जो ये रिएक्टेंट्स है ना, रिएक्टेंट्स इसकी कंसंट्रेशन, इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है एट बिगिनिंग, एट बिगिनिंग, एट बिगिनिंग द concentration of reactant are very high। तो इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो टाइम के साथ में क्या होता है बच्चों, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते रहते हैं और क्या बनाते रहते हैं, प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। तो रिएक्टेंट की जो क्वांटिटी है ये डिक्रीज होती रहती है, इनकी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, और जो प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, सेम हो जाती है, और उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो सबसे पहले बात बच्चों, आपको क्या पता होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले आपको कंसंट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। जब आपको कंसंट्रेशन के बारे में पता होगा
तो ही आप ये सारी टर्म्स आगे समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक टर्म समझ लेते हैं बच्चों, और टर्म है कौन सी? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? तो ये बहुत ही वैसे तो ब्रॉड टर्म है ये, लेकिन हम इसको एक एग्जांपल देके आप लोगों को बता देते हैं कंसंट्रेशन के बारे में। तो कंसंट्रेशन का मतलब एक बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ बच्चों। कंसंट्रेशन के बहुत सारी डेफिनेशन है, अलग अलग टाइप से हम कंसंट्रेशन किसी भी केमिकल सब्सटेंस की फाइंड कर सकते हैं। देयर आर सो नंबर ऑफ मेथड्स by which we can find out the concentration of any reactant as well as product. But for understanding, I am giving you very simple example for concentration. तो concentration के लिए मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है? देखो, सिंपल एग्जांपल में क्या दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। जैसे मेरे पास में 2 ग्लास है और दोनों ग्लास में सेम अमाउंट में वाटर भरा है, सेम अमाउंट में वाटर है, ठीक है? दोनों में सेम अमाउंट में मैंने क्या कर दिया है, पानी फिल कर लिया है। सपोज इसमें 100 ml वाटर है और इसमें भी 100 ml क्या है, वाटर है। दोनों में 100 ml वाटर है। अब मैं क्या करता हूँ, इस ग्लास में, इसको मैं ग्लास नंबर ए के देता हूँ, इसको ग्लास नंबर में बी बोल देता हूँ। अगर मैं ग्लास नंबर ए में 10 ग्राम क्या कर दूं बच्चों, NaCl मिक्स कर दूं। कितना करूं? 10 ग्राम NaCl मिक्स कर देता हूँ। NaCl मतलब सॉल्ट मिक्स करता हूँ इसमें, तो नमक तो सोल्यूबल है, इसमें डिजोल्व हो जाएगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएगा। जो बी ग्लास है इसमें मैं करता हूँ बच्चों 15 ग्राम ऑफ NaCl। इसमें मैंने क्या किया है, 15 ग्राम NaCl इसमें ऐड किया है और सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया है। तो आप मुझे बताएंगे बच्चों, दोनों में से किस ग्लास में सोल्यूट का क्वांटिटी ज्यादा है? किस ग्लास में सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है? बताएंगे आप सही लोग, कौन से ग्लास में सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है बच्चों? जो बी ग्लास है ना बच्चों, बी ग्लास, उसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है। तो अगर हमें समझना है कंसंट्रेशन की टर्म्स में, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन ग्लास बी इज मोर देन दैट ऑफ ग्लास ए। समझ में आया? मतलब जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है ना बच्चों, सॉल्ट की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन ग्लास बी इज हायर देन डेट ऑफ ग्लास ए। ग्लास ए के कंपैरिजन में ग्लास बी की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो कुछ कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर किसी चीज का अमाउंट ज्यादा है ना बेटा, किसी चीज का अमाउंट ज्यादा है, क्या है बेटा, किसी चीज का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है? और वॉल्यूम, दो चीजें हम ले लेते हैं बच्चों, दो चीजें ले लेते हैं, दो चीजों में वॉल्यूम हम कांस्टेंट कर देते हैं, वॉल्यूम सेम रख लेते हैं, और एक कुछ कम अमाउंट में सब्सटेंस ले लेते हैं और सेम सब्सटेंस ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, वॉल्यूम दोनों का सेम रखते हैं। तो जिसका अमाउंट ज्यादा होगा ना बेटा, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये है, ठीक है? एक और मैं बात बता देता हूँ बच्चों, एक और मैं एग्जांपल देके आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। जिसे दो दो रूम है और दोनों रूम का जो वॉल्यूम है वो क्या है बच्चों, सेम है। दो रूम है और दोनों रूम का जो वॉल्यूम है वो क्या है बेटा, सेम है। ये रूम है, रूम नंबर 1, ये रूम नंबर 2, ठीक है? इन दोनों का वॉल्यूम क्या है बेटा, सेम है। अब इसके अंदर सपोज ऑक्सीजन गैस है, कितने यहाँ पे, सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। कितनी है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज प्रेजेंट इन रूम नंबर 1। अब मैं रूम नंबर 2 की बात करता हूँ, तो इन रूम नंबर 2 सपोज 2 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज प्रेजेंट। तो टेल मी इन विच रूम द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हायर। रूम नंबर 2 में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। रीजन क्या है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों वी वॉल्यूम के हैं, लेकिन दो रूम नंबर 1 में 1 मोल ऑक्सीजन है, जबकि रूम नंबर 2 में सेम वॉल्यूम में 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। तो कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी बच्चों, बी रूम की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होगी।
तो कुछ समझ में आया आपको कंसंट्रेशन का टर्म्स? अब हम धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम सीखते जाएँगे ना, जैसे-जैसे हम धीरे-धीरे सीखते जाएँगे इसके अंदर, इस चैप्टर में फर्दर जैसे-जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन की जो समझ है ना, आप लोगों को बढ़ती जाएगी। रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कैसे एस्टेब्लिश होती है, उनकी कंसंट्रेशन कैसे कांस्टेंट हो जाती है, कैसे फिक्स हो जाती है, ये सारे टर्म्स हम समझने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे-वैसे हम इस चैप्टर में इस पॉइंट को भी हम समझते जाएँगे। अब जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन इनिशिएट होती है तो आप सभी लोगों को पता होगा इनिशियली इनिशियली क्या होता है बच्चों, इनिशियली जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई होती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगी बच्चों? हाई होगी। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जैसे शुरू होगी ना, वैसे ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई होगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई होने का मतलब है रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे। जैसे देखो एक मैं बहुत सिंपल केमिकल रिएक्शन बता रहा हूँ, आप सभी लोगों को पता होगा। H2 जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस से, हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करती है तो आपको पता है वाटर बनता है। वाटर बनता है ना? ये केमिकल रिएक्शन है, सिंपल केमिकल रिएक्शन। अब इसको बैलेंस करना तो मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, यहाँ 2 लगा देता हूँ। ये अब केमिकल रिएक्शन में क्या हो गया बच्चों? बैलेंस होगी। इसका मतलब ये है कि 2 मोल ऑफ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस के 1 मोल से रिएक्ट करती है। 2 मोल हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्ट करती है, तो क्या बनता है बच्चों? 2 मोल्स ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर बनता है। 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो इनिशियली क्या होता है, जैसे हम गैसेस लेते हैं, कौन सी? हाइड्रोजन गैस लिया हमने और ऑक्सीजन गैस लिया। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की जो क्वांटिटी है ना, इनिशियली सबसे ज़्यादा होती है। और इनिशियली जब ये आपस में रिएक्ट नहीं करती है, ये रिएक्टेंट के फॉर्म में जब होती है और आपस में जब तक ये रिएक्ट नहीं करती है, तब तक क्या होता है बच्चों? इन दोनों की कंसंट्रेशन हाईएस्ट होती है। कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चों? मैक्सिमम होती है। जितनी होनी चाहिए उतनी होती है। ठीक है? जितना हमने लिया उस हिसाब से उसकी कंसंट्रेशन डिपेंड करती है। तो इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। दोनों क्या है? दोनों क्या है? रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का रीज़न क्या है? अभी तक केमिकल रिएक्शन इनिशिएट नहीं हुई है। जैसे ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, दोनों आपस में क्या होता है बच्चों? कंबाइन होते हैं और दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनने लगता है? वाटर बनने लगता है। तो जैसे-जैसे वाटर बनेगा तो हमें पता है बच्चों, जैसे-जैसे वाटर बनेगा तो हमें पता है ये जो रिएक्टेंट है ना, इसकी जो क्वांटिटी है, टाइम के साथ में क्वांटिटी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी बच्चों? कम होगी। जैसे-जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे-वैसे इनकी जो क्वांटिटी है बच्चों क्या होगी? टाइम के साथ में कम होगी और जो वाटर है इसकी क्वांटिटी टाइम के साथ में बढ़ेगी। ये कम होते जाएँगे, रिएक्टेंट कम होते जाएँगे और ये जो प्रोडक्ट है ना, इसकी क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड, इसका अमाउंट, इसका कंसंट्रेशन सब टाइम के साथ में क्या होंगे? इंक्रीज़ होंगे। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन में एक सिचुएशन ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी, उस कंडीशन पर क्या होगा? रिएक्टेंट की और ये प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी और उसी फेज को, उसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? इक्विलिब्रियम। तो कुछ समझ में आया होगा आपको कि इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चा? इक्विलिब्रियम समझ में आया? तो इक्विलिब्रियम का सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो होता है रिवर्सिबिलिटी। तो इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबिलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका किसका बच्चों? इक्विलिब्रियम का। तो जब इक्विलिब्रियम में कोई भी रिएक्शंस आ जाती हैं, तब हमने बताया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है। जबकि नॉर्मल जब हम कोई भी रिएक्शंस की बात करते हैं, किसी भी हम रिएक्शंस की बात करते हैं, तो रिएक्शन में रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते ही हैं और कुछ क्या करते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है तो क्या होता है बच्चों?
इस टाइप का हम साइन लगाते हैं। इस ये जो साइन है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो प्रोडक्ट भी क्या हो रहे हैं बच्चों, टाइम के साथ में रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो मतलब दोनों की जो बनने की जो स्पीड है वो इस टाइप से मेंटेन होती है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों क्या हो जाती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों कंसंट्रेशन, क्या लिख रहा हूँ, concentration of reactant and concentration of product, concentration of product कांस्टेंट क्या हो जाती है बच्चों, कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। दोनों की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे जो ये हमने वर्ड बोला है ना कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब क्या है कि इनकी जो कंसंट्रेशन है टाइम के साथ में चेंज नहीं होती है, जितना अमाउंट में बन गया है वो उतना ही रहता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की एक और कंडीशन हमें पता चल गई बच्चों कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों अच्छे से, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन become equal to become equal to rate of backward rate of backward reaction। इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी हो जाएगी बच्चों, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। देखो इसको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो इस कंडीशन, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब किस स्पीड में किस रेट से रिएक्टेंट डिसोसिएट हो रहा है और किस स्पीड से किस रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कब बढ़ सकती है बच्चों, एक ही कंडीशन पे बढ़ सकती है, जब रिएक्टेंट की क्वांटिटी, जब रिएक्टेंट की क्वांटिटी या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी। मतलब जो रिएक्टेंट है ना वो जल्दी से क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे, ये जल्दी से डिसोसिएट होंगे और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। उसी टाइप से अगर ये हमने पढ़ लिया बच्चों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है तो हमने देखो इस टाइप का एरो लगाया है। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको मैंने आर एफ से रिप्रेजेंट किया है, आर एफ से। ये वाला जो बैक एरो है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो मैंने इसको आर बी से रिप्रेजेंट किया है। तो जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब ये है कि प्रोडक्ट भी क्या होता है, डिसोसिएट होता है, प्रोडक्ट भी टूटता है, डिकम्पोज होता है, ब्रेक होता है और क्या बनाता है, रिएक्टेंट बनाता है। अब इन दोनों की बनने की मतलब जो रिएक्टेंट है ना आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने की स्पीड और प्रोडक्ट की वापस रिएक्टेंट बनाने की जो स्पीड है या इनकी जो रेट है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। एक बात यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, ना कि कंसंट्रेशन सेम होती है। देखो दो चीजें बच्चों, सेम एंड कांस्टेंट, तो दोनों वर्ड अलग अलग है, दोनों वर्ड बच्चों अलग अलग है, ध्यान से समझेंगे। दो वर्ड है बच्चों, देखो एक हमारे पास में एक वर्ड है सेम और एक है कांस्टेंट। ठीक है, तो सेम का मतलब है दोनों की कंसंट्रेशन अगर एक जैसी हो गई तो उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेम हो जाना।
जबकि इक्विलिब्रियम में दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं होती है, ध्यान देना। ये रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, ये बात होती है। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, सेम नहीं रहती है। तो अ, जो इक्विलिब्रियम होता है ना, वो डायनेमिक होता है नेचर में। कैसा होता है ये? डायनेमिक इन नेचर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक? डायनेमिक का मतलब है बच्चों, ये दोनों डायरेक्शन के अंदर चलता है। तो इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम ये दोनों डायरेक्शन में चलता है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगा, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता है। ये दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, दोनों डायरेक्शन में चलता है, फॉरवर्ड भी चलता है, बैकवर्ड भी चलता है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? ये डायनेमिक होता है नेचर में। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस है ना, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। केमिकल रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती है। केमिकल रिएक्शन नॉट कंप्लीट, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती नहीं है। मतलब इक्विलिब्रियम में कंडीशन पे आने के बाद में आप 2 दिन बाद में देखो, 10 दिन बाद में देखो, 1 साल बाद में देखो, 10 साल बाद में देखो, रिएक्टेंट आपस में रेट करके प्रोडक्ट बनाते रहेंगे, प्रोडक्ट आपस में रेट करके रिएक्टेंट बनाते रहेंगे। तो ये क्या है? ये कंटिन्यू चलता रहता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता है। तो मतलब ये है इसका डायनेमिक होने का मतलब। समझ में आया बच्चों? समझ में आया आपको? अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। तो जितनी भी हम बच्चों केमिकल रिएक्शंस आज तक हमने पढ़ी है ना, वो हमने पढ़ी है कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और रिएक्टेंट समय के साथ में खत्म हो जाते हैं, और बाद में प्रोडक्ट बन जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है ना, ये हमने पढ़ी है। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं बच्चों इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम। केमिकल रिएक्शंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी कैटेगरी है वो? एक तो है रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस, और दूसरी है बच्चों इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तो आपको पता होगा बच्चों, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का मतलब है ऐसी रिएक्शंस जो दोनों दिशाओं में चलती है, जो दोनों डायरेक्शन में चलती है। तो ये आपने अगर रिएक्शंस कहीं पढ़ी हो तो देखो बच्चों, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ जो केमिकल रिएक्शन है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। जो एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन गैस, ये गैस है, हाइड्रोजन ये भी गैस है, और जो अमोनिया बनती है ये भी गैस बनती है। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस combined with 3 moles of hydrogen gas to form 2 moles of ammonia। 1 मोल नाइट्रोजन गैस 3 मोल हाइड्रोजन गैस से कंबाइन होती है, और 2 मोल क्या बनाती है? अमोनिया गैस बना लेती है। ये जो रिएक्शन है किसका एग्जाम्पल है? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस कैसे हैं ये? ध्यान देंगे। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस कैसे हैं ये? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस कैसे पता चला? ये जो हमने ये एरो लगाया ना, इस टाइप का एरो हमने, जो दोनों डायरेक्शन में शो हो रहा है, इसी एरो की वजह से या इसी एरो से हम इस केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि रिवर्सिबल
केमिकल रिएक्शंस दोनों डायरेक्शन में चलेगी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, अमोनिया बनाएगा, और अमोनिया क्या होगी, वापस अमोनिया गैस वापस डिसोसिएट हो जाएगी किसके अंदर, नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में। ये वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वापस क्या करते रहेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये वापस अमोनिया गैस बनाती रहेगी। तो ये जो रिएक्शन है कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। कहने का मतलब है जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस होती है वो टाइम के साथ में कंप्लीट नहीं होती है, जबकि इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस टाइम के साथ में कंप्लीट हो जाती है। कैसे, कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो टाइम के साथ में कंप्लीट हो जाती है, और कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जिसको हम इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो फर्स्ट है बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने 10th क्लास में 9th क्लास में सीखा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप की केमिकल रिएक्शन है बच्चों कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन रिएक्शन है ना। ये जो दो रिएक्शन अभी हमने बताई है ना, ये दोनों रिएक्शंस किसका एग्जांपल है, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है जब आपको छोटे क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब एसिड किससे रिएक्ट करता है, बेस से रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, सोल्ट और वाटर बनता है। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन एसिड्स रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब जो एसिड है ना वो बेस से न्यूट्रल हो जाता है, और जो बेस है वो एसिड से न्यूट्रल हो जाता है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। इस रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी टाइप से कंबस्टन रिएक्शन, कंबस्टन रिएक्शंस का मतलब होता है बर्निंग। कंबस्टन का मतलब होता है बच्चों बर्निंग। मतलब जैसे अगर हम कार्बन को बर्न करते हैं, किसको, कार्बन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनता है हमारे पास में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, इसको हम रिवर्स नहीं करवा सकते। इस रिएक्शन को हम कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। इस रिएक्शन को हम कभी भी बच्चों रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे अगर हम कागज को बर्न करते हैं, कागज को अगर हम बर्न करें तो क्या बनेगा हमारे पास में, राख बचेगी। तो इसको हम कभी भी रिवर्स नहीं करवा सकते। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों आज हमने क्या क्या बताया है। ठीक है, इसके बाद के जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों।